चैप्टर 6 केरमाडेक के लोग। अब उस जहाज पर 3 व्यक्ति थे जो परिस्थितिवश एक खेल में मोहरे के रूप में खड़े थे, जिसमें ताउरी राजा था, काटाफा रानी तथा ले मोअन शायद खिलाड़ी का हाथ था, और ये व्यक्ति थे रंटान नामक साथी, कार्लिन समुद्र तट पर रहने वाला तथा स्रू, बोसुन और कनक का प्रमुख। रंटन एक दुबला पतला आदमी, कठोर और हिकोरी नट की तरह भूरा, एक रहस्य था। स्कूना को संभालने की कला में निपुण, उसे नेविगेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पीटरसन ने उसे एक अतिरिक्त सहायक के रूप में चुना था और बुखार से मरने वाले साथी रंटन ने उसकी जगह ले ली थी। उच्च ज्ञान की कमी के लिए सामान्य दक्षता से भरपाई की। उसने अपना सारा जीवन द्वीपों और मूल निवासियों के बीच बिताया था। वह अपने भाई की तरह अपनी भाषा में स्रू से बात कर सकता था, एक सप्ताह में किसी भी द्वीप की बोली सीख सकता था, लेकिन अंग्रेजी में बोलने के लिए उसके पास बहुत कम था। एक चुप रहने वाला आदमी जिसने कभी शराब नहीं पी, कभी धूम्रपान नहीं किया और कभी गाली नहीं दी। पीटरसन बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे नापसंद करता था। वह उससे छुटकारा पा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। संयम प्रशांत महासागर में एक रत्न है, खासकर जब इसे स्कूनर साथियों द्वारा पहना जाता है। कार्लिन सोमा से रवाना होने से ठीक पहले जहाज पर सवार हुआ था। वो एक बड़ा लाल सिर वाला आदमी था जो समुद्र तट पर घूमने के अलावा किसी भी काम के लिए बेकार था। वह उन उत्तरी द्वीपों तक जाना चाहता था और पीटरसन ने उस दयालुता के कारण जिसने उसे ले मोआन को जहाज पर ले जाने के लिए प्रेरित किया था, उसे ले लिया। उसने उससे काम करवाया, फिर भी उसे पीछे एक चारपाई दी। इस प्रकार वह एक तरह से जहाज के अधिकारियों में से एक बन गया। कार्लिन उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था जो प्यास के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उनके मामले में प्यास केवल जमीन पर ही भड़की। जहाज पर उन्हें शराब की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन समुद्र तट ने उन्हें ऐसे गिरा दिया जैसे किसी कुल्हाड़ी से। तीनों में से आखिरी व्यक्ति, स्रू, 6 फीट से अधिक लंबा था, एक जी स्ट्रिंग को छोड़कर पूरी तरह नग्न था। वह दुनिया की शुरुआत से ही एक आदमी था। वह भाला फेंक सकता था और 50 गज की दूरी पर अपना निशाना लगा सकता था। उसकी नाक चपटी थी, उसके गालों की हड्डियां चौड़ी थीं और उसका चेहरा, खासकर जब उसकी आंखें दूरी के हिसाब से समायोजित होती थीं, तो क्रूरता का भाव लिए रहता था। फिर भी उसमें कुछ भी बुराई नहीं थी। ले मोआन को उससे कोई डर नहीं था। वास्तव में स्कूना पर अपने दूसरे दिन के अंत में उसे जहाज पर किसी से कोई डर नहीं था। सहज ज्ञान ने उसे बताया कि इन लोगों ने ताउरी और जनजाति के साथ जो कुछ भी किया हो, वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सौभाग्य से उसने कभी नहीं पहचाना कि उसका बलिदान कितना बेकार था। कभी इस तथ्य को नहीं पहचाना कि कॉलिन पीटरसन डिक को चोट पहुंचाने के बजाय उसका दोस्त होता, अन्यथा वह खुद को जहाज से फेंक सकती थी, क्योंकि उसका दुख उस पर भारी था और उसे कोई अतिरिक्त भार नहीं चाहिए था। पीटरसन ने उसे देखभाल के लिए स्रू को दे दिया था और स्रू ने उसे लंबी नाव में तलाशी लेने के लिए भेज दिया था। वो कनक चालक दल के साथ भोजन करती थी, जो डेक पर अपना भोजन करते थे और उनके परिवार और जनजाति का हिस्सा बन गए थे, लेकिन वह फोकल में नहीं जाती थी, न ही वह केबिन में जाती थी। डेक में नीचे की ओर जाने वाले छेद उसके लिए रहस्यमय और भयानक थे। उसने सैलून हैचवे से नीचे झांका था और देखा था कि सीढ़ियां नीचे एक कुएं में जा रही हैं और रेलिंग की पॉलिश और नीचे एक चटाई पर चमकती हुई रोशनी। ये सैलून से परावर्तित प्रकाश था, फिर भी उसके लिए कम रहस्यमय नहीं था और पूरी चीज ने उसे उस जादू से प्रभावित किया जो कभी कभी छोटे बच्चों के लिए काफी सामान्य चीजों में होता है, लेकिन यह एक ऐसा जादू था जो भय की छाया से रंगा हुआ था। उसे जहाज पर सवार लोगों से कोई डर नहीं था, फिर भी उसे सैलून के साथी रास्ते, मुख्य बूम से डर था, जब तक कि उसने खुद को उसके सामने स्पष्ट नहीं कर दिया, लोहे के दांतों वाले विंडलेस से। लोग अपने कपटों और अजीबोगरीब तरीकों के बावजूद इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन स्कूना को चलाने वाला पहिया और बिन्नकल जिसमें स्टीयरमैन खड़ा होकर रहस्यमय पहिए की तीलियों को घुमाता हुआ देखता था, वे चीजें रहस्यमय थीं और उनका रहस्य भय की छाया से रंगा हुआ था। वे उस अज्ञात का हिस्सा थे जिसने उसे घेर रखा था। जंगली के लिए अज्ञात चीज एक ऐसी चीज है जिससे डरना चाहिए। एक दिन जब स्रू ड्राइविंग कर रही थी और डेक खाली था,
उसने बिनेकल में झांकने का साहस किया और देखा कि चमकते हुए शीशे के नीचे कंपास की डोरी किसी चट्टान के तालाब में एक स्टार फिश की तरह कांप रही थी। अगर देख खाली न होता तो वह इस मामले पर स्रू से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, और अगर वह उसे जवाब देने के मूड में नहीं होता तो ले मोआन की पूरी जिंदगी बदल जाती और वह फिर कभी ताओरी को नहीं देख पाती। यह क्या है? उसने अपने कंधे के पार स्टीयरमैन की ओर देखते हुए पूछा, और तुम इसे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये, स्रू ने उस पहिए की ओर इशारा करते हुए कहा जिसके बारे में उसे स्थानीय भाषा में कोई शब्द नहीं पता था। स्टीयरिंग पैडल ई काया मद्यारा को घुमाता है और मैं अपना रास्ता खोजने के लिए उसमें देखता हूँ। अब जब कैरोलिन समुद्र की सीमा के नीचे डूब गई थी, ले मोआन को यह विश्वास हो गया था कि वह कैरोलिन को फिर कभी नहीं देख पाएगी। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह कहाँ है, और एक डोंगी के साथ वो उसे इस बड़ी दूरी पर भी पा सकती थी, लेकिन ये जानना कि वह कहाँ है उसके लिए कोई आराम नहीं था। उसने महसूस किया कि जिस महान हाथ ने उसे पकड़ रखा था वो उसे कभी जाने नहीं देगा, और इस नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया था, जहां ताओरी दरवाजे के बंद होने के कारण सुरक्षित रहती थी। उसने फिर से शिखर की ओर देखा और फिर एक स्वप्न में डूबे व्यक्ति की तरह बोली, इसके बिना मैं अपना रास्ता खोज सकती थी, भले ही समुद्र अंधकार में हो और कोई तारा चमक न रहा हो, जैसे मैंने अक्सर मछली पकड़ने वाली डोंगियों में अपना रास्ता खोजा है, जब जमीन इतनी दूर होती थी कि दिखाई नहीं देती थी। स्रू को पता था कि वह क्या कहना चाहती थी। पोमोट्स के सोमा में, जहां से वह आया था, दिशा निर्देशन की प्रवृत्ति, जो कमोबेश सभी जंगली लोगों में पाई जाती है, कुछ बच्चों में विशेष रूप से स्पष्ट थी, और उन गहरे समुद्रों में डोंगियां चलाना, जहां धाराएं बेतरतीब ढंग से बहती हैं और जहां व्यापारिक हवाएं नहीं चलती हैं, नाविक की प्रवृत्ति पर निर्भर करता था। उसने उसे आंखें बंद करने और मुड़ने को कहा। अब वो जमीन कहाँ है जो हमने छोड़ी है? स्रू ने पूछा, अपनी आंखें खोले बिना और पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण का पता न लगाते हुए उसने पीछे की ओर इशारा किया जो लगभग दक्षिण की ओर था। स्रू हंसा। वह सही थी। उसके मस्तिष्क में रहस्यमयी कंपास जो बिना किसी त्रुटि या विचलन के काम करता था, वह कैरोलिन की ओर इशारा करता, हालांकि वह हजारों मील दूर थी। फिर जब उसने किरमाडिक को उसके रास्ते से 1 या 2 पॉइंट दूर करके पहिया घुमाया, तो ले मोआन आगे बढ़ गया और वो उसे भूल गया, लेकिन वह नहीं भूला कि उसने उसे क्या बताया था। यह उसके दृढ़ मन में गुड़ में एक कंकड़ की तरह छिपा हुआ था। लेकिन 3 दिन बाद शाम को जब कनक डेक पर अपना खाना खा रहे थे, तब स्रू का सामना हुआ और पहली बार उसके जीवन में एक महान विचार आया। एक ऐसा विचार जिसमें तंबाकू छड़ी से नहीं, बल्कि डिब्बों में, पीपों में रम, महिलाएं, बार्लो चाकू, चाक पाइप और पेटेंट चमड़े के जूते, साथ ही डिब्बाबंद सामान और सेडलिट्स पाउडर शामिल थे। स्रू, एक बूढ़ा मोती व्यापारी, बैंकों के बंद होने से पहले सोमा में मोती बनाने के अंतिम चरण में था। वह मोतियों का मूल्य जानता था।